नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। भारत के लिहाज से भी अच्छी और बुरी चीजों के संकेत हैं। आज ट्रंप की ताजपोशी से पहले उन दो बड़े धमाकों पर बात करेंगे जिनसे भारत विरोधी ताकतें कलप रही होंगी। उनकी छाती पर सांप लौट रहा होगा, जिनके निशाने पर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की एकजुटता, सनातन संस्कृति है। इनके पीछे कौन है, सबका कनेक्शन आज साफ हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाला बाइडेन का एक दलाल ट्रंप के आने से पहले मैदान छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया, यह आगे बताएंगे। पाकिस्तानी घुसपैठियों के सहारे बाइडेन और उसका सजा याफ्ता ड्रगिस्ट बेटा और कोकीनबाज डस्टबिन ट्रूडो कनाडा में बैठे जिन होलेलुया खालिस्तानियों की ताकत के दम पर भारत के पंजाब को सुलगाने और उसे काटने की योजना बना रहे थे, वह भी बाप बाप चिल्लाने लगा है। डस्टबिन ट्रूडो का करियर कैसे जयशंकर डोभाल ने लगभग खत्म कर दिया है, आगे इस पर भी बातचीत है। पाकिस्तानियों की जलन पर भी बात करेंगे, जो कुवैत में हाला मोदी और भारतीयों द्वारा विदेश से पाकिस्तान की जीडीपी से दोगुना पैसा यानी 129 बिलियन डॉलर भेजे जाने से बेहोश हैं। भिखमंगों की नजर ना लगे, आज संडे एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। शुरुआत अदानी से करते हैं, जिस पे राहुल गांधी जी के खैराती समर्थक चाहते थे कि देश में बांग्लादेश जैसी क्रांति हो जाए। लेकिन जैसे ही पूरे मामले में बाइडेन के इशारे पर अदानी को घेरने वाले ब्रायन पीस ने इस्तीफा दिया और राहुल जी ने तुरंत दुग्गल जी की तरह नया अवतार ले लिया, फिर अंबेडकर के अपमान से दुखी हो गए हैं। आप देख रहे होंगे, जब अमित शाह संसद में बोल रहे थे तब दुखी नहीं हुए, जब शाम को क्लिप कटी तब ध्यान आया और दुखी हुए। बाकी राहुल जी कितना अंबेडकर प्रेमी हैं, आपको यह बताने की जरूरत नहीं। और अंबेडकर प्रेम के नाम पर उन्होंने जो जो किया उसे भी दोहराने की जरूरत नहीं। बस आप टाइमिंग देखिए और आगे की चीजों को समझिए कि कुछ लोगों के लिए आने वाला साल कितना हाहाकारी होने जा रहा है। दोस्तों, 3 दिन पहले ब्रायन पीस ने ट्रंप के आने से पहले 10 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। यह खबर प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जारी की थी। ब्रायन के डिप्टी ने रॉयटर्स से उसके इस्तीफे की बात को भी कंफर्म किया है। ब्रायन ईस्टर्न न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट का अटॉर्नी था, उसे बाइडेन ने नियुक्त किया था। उसने काम क्या क्या किए, एक नमूना यह भी देख लीजिए। जॉर्ज सैंटोस हो, गोल्डमैन सैक हो, डगलस मैके हो, फ्रैंक जेम्स या फिर अदानी समूह, ब्रायन पीस ने हर उस व्यक्ति और समूह को निशाना बनाया जिसके संबंध बाइडेन विरोधी, लिबरल विरोधी, ट्रंप या फिर एलोन मस्क से रहा है। एक लंबी लिस्ट है। ब्रायन पीस ने क्यों इस्तीफा दे दिया, समझना मुश्किल नहीं। एक चीज जानते रहिए दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट ब्रायन पीस जैसों की नियुक्तियां करते रहते हैं। नियुक्तियों के जरिए क्या होता है, इसे बस ऐसे समझे कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जिन जजों को नियुक्त किया था, यह उन्हीं का योगदान था कि वे चुनाव लड़ सके। वरना बाइडेन खेमे ने जिस तरह की कानूनी प्लानिंग की थी, ट्रंप का लड़ना मुश्किल था। दोस्तों, बाइडेन भारत से 5 चीजों की वजह से नाराज था। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने बाइडेन के कहने के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने रूस से जो तेल खरीदे, उन्हीं पैसों की वजह से आज की तारीख में रूस जंग में टिका हुआ है। दूसरा, अदानी जैसे भारतीय कारोबारी ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में अमेरिकी प्रभुत्व को खत्म कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि भारत और अदानी दोनों ग्रीन एनर्जी में एक बहुत बड़ी कारोबारी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, जो दुनिया का भविष्य भी है। अदानी का एलोन मस्क के साथ कारोबारी संबंध भी है। मस्क की भारत के साथ काम करने की योजनाएं भी इसकी एक बड़ी वजह हैं। चौथी वजह, स्किल साइंस इनोवेशन की वजह से भारत का एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनना है, समृद्धि की तरफ लगातार बढ़ते रहना है। भारत में ऊपर से नीचे तक दोस्तों समृद्धि बढ़ रही है। पश्चिमी मीडिया ने भी
अनुमान लगाया है कि मस्क दुनिया के पहले $1 ट्रिलियन कारोबारी होंगे। इसके बाद दूसरे अदानी और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी ट्रिलियन कारोबारी के रूप में उभरेंगे। पांचवी वजह जो है बाइडेन की नाराजगी की, वह सनातन का पुनरुत्थान है, जिसने भारत को एक राजनीतिक स्थिरता दी है। अदानी, सोरोस और जेफ बेजोस जैसे कारोबारियों बाइडेन के लिबरल धड़े के निशाने पर क्यों आए हैं समझ सकते हैं। बेजोस वाशिंगटन पोस्ट का मालिक है और इसमें कई रिपोर्ट्स भारत विरोध में, अदानी विरोध में लगातार छापी गई हैं। दुनिया में जहां जहां भारतीय निवेश बढ़ रहा है उसने अमेरिकियों को परेशान कर दिया है। भारत में वैसे भी उन्हें अब एंडरसन जैसी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं। बोफोर्स जैसे सौदे भारत में अब नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर है कि चुनावों में अदानी को मुद्दा बनाकर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे लगभग विनिंग स्टेट गंवाने के बावजूद अगर कांग्रेस एक परिवार के इशारे पर अदानी अदानी चिल्ला रही है तो मामला क्या है यह पूरा देश, पूरी दुनिया समझ रही है। अदानी पर लगाए गए आरोप की हकीकत क्या है मैं कोट कर रहा हूं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि यह सिर्फ आरोप भर है। बाइडेन की मंडली अदानी के बहाने भारत की स्थिरता, भारत की अर्थव्यवस्था का बाल भी बांका नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई और असलियत क्या है, इसे नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम के शब्दों से समझिए, जो इसे कब से पूरी तरह से अमेरिकी चालबाजी बताते आ रहे हैं। एरिक सोलहेम ने फिलहाल जो कहा है इस पे गौर करें। सोलहेम ने कहा कि अदानी के पास सौर और पवन ऊर्जा फैसिलिटी स्थापित करने की बहुत बड़ी योजनाएं हैं और कई भारतीय राज्यों और विदेशों में बड़ा ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। अदानी ग्रुप ने अमेरिका में ऊर्जा सुरक्षा पहलों के लिए भी $10 बिलियन का निवेश करने की भी घोषणा की हुई है। इस तरह के आरोपों से इन सभी को नुकसान होगा। मुझे भरोसा है कि अदानी और मजबूती के साथ इससे बाहर निकल आएंगे। इससे पहले भी जब यह मामला सामने आया था दोस्तों, अमेरिकी चालबाजियों को निशाना बनाते हुए सालेम ने कहा था कि कोर्ट में केवल अदानी का समय बर्बाद किया जा रहा है, कुछ नहीं खेल के पीछे क्या है समझ गए होंगे दोस्तों। बिल्कुल अदानी के मामले की तरह ही अगर आप देखेंगे तो कनाडा में निज्जर की हत्या को लेकर भी भारत विरोध में उत्पात मचाया गया। ठीक उसी तरह वही पैटर्न है। हवाई रिपोर्ट के आधार पर भारत पर आरोप लगाए गए। भारत की एजेंसियों, सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री का नाम घसीटकर देश की प्रतिष्ठा को निशाना बनाया गया। कनाडा में जिन होले लुइया खालिस्तानी और पाकिस्तानी मुस्लिमों के गठजोड़ की ताकत पर डस्टबिन ट्रूडो ने यह सब किया, वही जगमीत अब कनाडा में बाप बाप चिल्ला रहा और अपना बर्बाद भविष्य देखकर परेशान हो गया है। ताजा खबर यह है कि जगमीत सिंह की टीम ने डस्टबिन की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। उसने कहा है कि 27 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के सत्र में वह डस्टबिन ट्रूडो के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के वक्त मौजूद रहेगा। यानी इसका मतलब है कि वह खिलाफ में वोट देगा ट्रूडो के। जगमीत सिंह पहले भी भारत पर दबाव डलवाने के लिए डस्टबिन से सपोर्ट वापस ले लिया था धमकाकर, और जब अविश्वास प्रस्ताव आया सपोर्ट देकर उसने सरकार को भी बचा लिया। अब जगमीत फिर ड्रामा कर रहा है। डस्टबिन ट्रूडो की आज जो हालत है दोस्तों, वह खालिस्तानी एजेंडा के लिए ही हुई है, जगमीत की वजह से हुई है। 20 जनवरी को ट्रंप के आने के बाद सिर्फ जगमीत सिंह ही नहीं बल्कि कनाडा की भी हालत, डस्टबिन ट्रूडो की हालत तो खराब ही है, सबकी हालत पतली होने वाली है। ट्रंप ने वैसे भी 2 टूक कहा है कि खैरात बंद होगी, अपने आतंकियों को रोको और मदद नहीं मिलेगी, ट्रूडो से कहा है। और यह भी कहा कि चाहो तो कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनवा दो, गवर्नर बन जाओ। जाहिर है ट्रंप के निशाने पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क भी है, जो अमेरिका में घुसकर नशे का कारोबार कर रहा है, हत्याएं कर रहा है। ट्रंप की हत्या तक के प्रयास हुए अमेरिका में, और ट्रंप का मानना है कि घुसपैठिए कनाडा और मैक्सिको की सीमा से ही अमेरिका के अंदर में घुस रहे हैं। दोस्तों, जगमीत और कनाडा के खालिस्तानी चूहे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। असल में पियरे पोलिवियर से रेटिंग में डस्टबिन ट्रूडो बहुत पीछे चल रहा है।
अभी 4 दिन पहले ही कनाडा की डेप्यूटी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जस्टिन ट्रूडो पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। क्रिस्टिया ने कहा था कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो कनाडा को हाकना चाहता है वह जस्टिन के साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की वजह से चीजें बर्बाद हो गई हैं। सड़कों पर हिंसा हो रही है और जस्टिन अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें संरक्षण दे रहा है। आप कहेंगे संरक्षण क्यों दे रहा है? वोट बैंक के लिए। कनाडा में करीब 4.9% के आसपास मुस्लिम आबादी है, ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं। 2.1% के आसपास सिख आबादी है। होलेलुया खालिस्तानी नेताओं ने सिखों और मुस्लिमों का वहां पर गठजोड़ बना लिया है। वहां यह गठजोड़ भारत विरोध और हिंदू विरोध के नाम पर बनाया गया है। यह वोट बैंक दोस्तों कनाडा की करीब 30 से 35 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। यह कैसे महत्वपूर्ण है? इसे ऐसे भी समझिए कि कनाडा की करीब 53% आबादी खुद को ईसाई मानती है, ईसाई धर्म में विश्वास करती है, ईसाई है। और बाकी ईसाई परिवारों में जन्मी करीब 34% आबादी खुद को नास्तिक यानी सेकुलर मानती है, जो जस्टिन की पार्टी का सबसे बड़ा आधार है। पहले मुस्लिम और खालिस्तानी समर्थक जस्टिन के साथ ही थे, लेकिन निर्णायक सीटों पर मुस्लिमों की मदद से जगमीत सिंह की पार्टी वहां पिछले चुनावों में निर्णायक बन गई। अब वह पियरे पोलिवियर के साथ मिलकर उसकी जीत को देखते हुए जस्टिन से अलग राह लेता दिख रहा है। दूसरा, जगमीत की कोशिश यह भी है कि जिस तरह से खालिस्तानियों को लेकर कनाडा में लोकल्स का गुस्सा बढ़ा है, उसे कुंद करने का प्रयास किया जाए। वह प्रयास कैसे होगा? जस्टिन से अलग जाकर, जो पार्टी सत्ता में आ रही है उसके साथ बैठकर। क्यों? क्योंकि सुताई की नौबत तक है वहां खालिस्तानियों की दोस्तों। लेकिन जगमीत का यह सपना भी कनाडा में पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब कनाडा में भी हिंदू, बौद्ध, जैन और ईसाई भारतीय जो समूह है वह एकजुट हो गया है। अब वे राजनीतिक ताकत है, पहले नहीं थे। दोस्तों, हैरान मत होइए, कनाडा में सिखों से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। और यह भी जानते रहिए कि वहां रह रहे ज्यादातर सिख जगमीत का पाकिस्तानी मंसूबा जानकर अब होशियार है। निश्चित ही डोभाल की कोशिशों ने कनाडा में भारतीयों को एकजुट होने की वजह दे दी है। जस्टिन की कुंडली मोदी जयशंकर ने कनाडा के लिए कब की लिख दी है। खैर, मोदी का मुस्लिम देश कुवैत में जिस तरह से स्वागत किया गया, उसे देखकर पाकिस्तानियों का पेट खराब हो गया है। जो देश भीख मांगने की वजह से पाकिस्तानियों को लात मार के भगाते हैं, वहां मोदी का जलवा देख उनका खून खौल रहा है, तो इस चीज को समझा जा सकता है क्यों खौल रहा है। लेकिन वे उसके पीछे की चीजों को पाकिस्तानी नहीं देख पा रहे हैं। कुवैत में 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो करीब 48 लाख की आबादी वाले देश को चलाने में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुवैत की टेक्नोलॉजी, वहां की तमाम कंपनियां, वहां की मेडिकल हेल्थ सर्विस भारत के लोग ही चला रहे हैं। स्किल और नॉन स्किल हर तरह के काम में कुवैत को भारत के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कैसा संबंध है, इसे ऐसे भी समझे कि साल 2023-24 के दौरान भारत और कुवैत के बीच में $10 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार हुआ है। कुवैत को भारत बहुत सारी चीजें निर्यात करता है और उससे तेल खरीदता है। कुवैत से भारत को बड़े पैमाने पर रेमिटेंस भी मिलता है। रेमिटेंस यानी विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उनके द्वारा अपने देश में भेजे गए पैसे। कोड में खाज यह भी है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है अभी हाल ही में, जिसमें रेमिटेंस के मामले में भारत नंबर 1 बना हुआ है। भारतीयों ने अपने देश में $129 बिलियन से ज्यादा की रकम भेजी है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुल सालाना बजट के लगभग बराबर है। पाकिस्तान का सालाना बजट $67 बिलियन है और बांग्लादेश का $68 बिलियन सालाना बजट है। तो जाहिर है कि पाकिस्तानी क्यों बेहोश हैं। अब समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये हर चीज में भारत से तुलना क्यों करते रहते हैं। यार, तुम लोग अफगानिस्तान से भी नीचे हो, कई मामलों में अफगानिस्तान से भी तुलना करने लायक नहीं हो।
विदेशों से भारत में जो पैसे आ रहे हैं वह भारत की मेधा, उसकी ईमानदारी, दुनिया के कानूनों को मानते हुए वहां टिके रहने की वजह से है। दुनिया भर में भारत के कामगारों की मांग की वजह से है। मोदी के रिजिम में दुनिया भर में बढ़ रहे भारतीय निवेश की वजह से है। लोग वहां जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं भारत से, वहां कमा रहे हैं और वहां से पैसे भेज रहे हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रही है। दोस्तों, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिर विदेशों में अदानी के प्रोजेक्ट से अमेरिका को दिक्कत क्यों है, वह क्यों रद्द करवा रहा है। भारत से दिक्कत अमेरिका की या पश्चिमी दुनिया की क्या है? मोदी के सत्ता में आने से पहले साल 2009 में $49 बिलियन रेमिटेंस मिला था भारत को, और साल 2010 में यह $53.48 बिलियन था, जो आज की तारीख में $129 बिलियन है। इससे आप भारत की ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों, भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में कुवैत के साथ अरब का बहुत बड़ा योगदान है, और अरब डिप्लोमेसी से मोदी ने पाकिस्तान को पंगु भी बनाया है, यह भी तुम जान लो। और कैसे बनाया है इसको समझा रहे हैं। 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने मिडिल ईस्ट अरब देशों का सिर्फ 3 दौरा किया था, जबकि मोदी कुवैत के साथ सभी अहम अरब देशों का दौरा कर चुके हैं। कुवैत में इंदिरा के बाद जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब और यूएई का तो मोदी ने कितनी बार दौरा किया। और दूसरी बात यह भी है कि कई चीजें कॉमन है जो भारत को अरब देशों के साथ लेकर आई, जिसे मोदी ने आइडेंटिफाई किया और दोनों ने उन चीजों को समझा। सऊदी और यूएई तो आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े पार्टनर हैं। यूएई पश्चिमी विरोध के बावजूद सिर्फ भारत की वजह से ब्रिक्स में बना हुआ है, ब्रिक्स में शामिल हुआ। खाने पीने की चीजों को लेकर अरब की दूसरी दुनिया पर निर्भरता है, जिसे अब भारत पूरा कर रहा है। कुवैत समेत तमाम अरब देशों को भारत ने वैक्सीन देकर मदद की। भारत उन्हें दवाएं दे रहा, साइंस, इनोवेशन और डिफेंस के क्षेत्र में मदद कर रहा, हथियार भी दे रहा। भारत ने दुनिया के साथ व्यापार के लिए अरब का चैनल बनाया है। भारत से यूरोप जाने वाले कॉरिडोर में सऊदी अरब भी है, अरब के कई सारे देश हैं। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया भारत ने, तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा जानते हैं किसको मिला? सऊदी अरब को मिला, अरब को मिला। बदले में भारत को वहां से रोजगार समेत तमाम तरह का कारोबारी फायदा मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अरब के चैनल से मदरसों को पहले जो पैसा मिलता था, पाकिस्तानी मदरसों को और भारतीय मदरसों को, वह अब बंद है। इन पैसों का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। तो पाकिस्तानियों, रोना बंद करो। तुम भीख मांगने के मामले में दूसरे भिखमंगे बांग्लादेश से तुलना करो। भारत तुम्हारी सोच और तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे खूब लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपका धन्यवाद।